नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। मैं अभिषेक दुबे आज आपके लिए लेके आया हुआ हूँ वनस्पति शास्त्र में चैप्टर नंबर 5 और ये अंतिम है दोस्तों। वनस्पति शास्त्र का, विज्ञान का नहीं है, वनस्पति शास्त्र का है, ना ही जीव विज्ञान का है। और प्रैक्टिस सेट नंबर है 8। आज हम वनस्पति शास्त्र में पादप रोगों के बारे में चर्चा करेंगे और इसके अलावा जो वनस्पति शास्त्र के महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे प्रश्न आने की संभावना लगभग 98% होती है, उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो पहले पादप रोगों को देखेंगे। पादप रोगों में क्रमशः हम सबसे पहले विषाणु की चर्चा करेंगे, जो विषाणु से जनित रोग है, बैक्टीरिया से जनित रोग है और उसके बाद तत्वों की कमी से होने वाले रोग। दोस्तों ये तीनों चीजें हैं, तीनों से प्रश्न आते हैं। यदि आप लोगों ने पहले पेपर दे रखा है तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, और यदि नहीं दे रखा है तो यदि आप लोग नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जान लीजिए इससे संबंधित एक न एक प्रश्न तो आता ही है। यदि कोई एक पेपर है तो एक पेपर में एक इस वाले रोग से प्रश्न आ जाएगा और एक जो मानव जनित रोग होते हैं, मतलब मानव में जो रोग होते हैं विषाणु से, बैक्टीरिया से, वायरस से, उनसे संबंधित प्रश्न आ जाता है। तो चलिए दोस्तों अपन इसको चालू करते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो अपन देखेंगे इसमें अपन पिक्चर को भी साथ में लेके आए हुए हैं, मतलब कि जो भी रोग होगा उसकी पिक्चर है। उस पिक्चर के माध्यम से ये सीधे सीधे आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ भैया इसमें इस तरीके से होता है, तो इसको भूलने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप लोग देखते देखते याद भी करते जाइएगा। ऐसा नहीं हो कि आज देख लिया और याद कल करेंगे, ऐसा नहीं। जैसा कि मैं आपसे हर एक क्लास में बोलता हूं कि यदि आपके दिमाग में फिल्म नहीं बन पा रही है जो आप पढ़ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो आपको याद नहीं हो रहा है, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। इसलिए फिल्म बनना बहुत जरूरी है। फिल्म बन जाएगी तो मान लीजिए बाई चांस हम लास्ट में उसका रिवीजन नहीं भी कर पाते हैं, तो वहां पर यदि ऑप्शन आता है तो हम ऑप्शन में जरूर क्लिक कर देंगे और वो क्लिक एकदम सही होता है। हाँ, बशर्ते आपके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। यदि प्रेशर नहीं है तो आप उन प्रश्नों को सही कर देते हैं, आपने भले ही उसको एक ही बार देखा हो या एक बार पढ़ा हो। तो चलिए दोस्तों इस मजेदार टॉपिक को अपन चालू करते हैं। आप लोगों ने स्क्रीन पे जैसे देख लिया होगा कि सभी में अपनी अपनी एक पिक्चर लगी हुई है, और इस पिक्चर के माध्यम से हम समझते जाएंगे और अपने दिमाग में भी चित्र बनाते जाएंगे कि किस प्रकार के रोग होते हैं। तो चलिए दोस्तों अपन देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। जैसे ही क्लास समाप्त हो जाती है टेलीग्राम उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग डाउनलोड करके उसको दिन भर में कभी भी पढ़ सकते हैं, हमेशा के लिए हो जाएगा, कभी भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले है विषाणु जनित रोग, तंबाकू का मोजेक रोग। इस रोग में होगा क्या दोस्तों की पत्तियां सिकुड़ जाएंगी, पत्तियां जो होंगी ना वो सिकुड़ जाएंगी तथा छोटी हो जाएंगी। पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल क्या होता है दोस्तों, अपन ने इसके पहले प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल को बहुत अच्छे से पढ़ा है। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है जाइएगा प्लेलिस्ट चेक करिएगा, प्लेलिस्ट एक अलग से बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट का जो नाम है वो है वन आरक्षक जेल प्रहरी 2023। उसमें आप लोग देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक अलग ही चैप्टर है पूरा का पूरा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ थोड़ा सा आपको जरूर बता दूंगा कि क्लोरोफिल जो है वह कहाँ पाया जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो पूरा एक जो क्लोरोपास्ट होता है, क्लोरोपास्ट में ही एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं थैलेकाइट, और थैलेकाइट के ही अंदर ये क्लोरोफिल पाया जाता है। यही हरे रंग का वर्णक होता है। इसके अलावा देखा जाए तो इसी क्लोरोफिल के अंदर दोस्तों एक मैग्नीशियम का परमाणु पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काय का परमाणु पाया जाता है क्लोरोफिल में? मैग्नीशियम का। बार बार क्वेश्चन आता है, ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन चर्चा करता हूं ना मैं, आप लोग हंस जाते होंगे, यही है वो ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये जो क्लोरोफिल है भैया नष्ट हो जाता है। इस रोग का जो कारण है वो है टोबैको मोजेक वायरस, टीएमबी। याद रखिए दोस्तों, वायरस से होने वाले जितने भी रोग होते हैं ना, इनमें वायरस को खत्म करने के लिए या तो उसको एक तरीके से, वायरस क्या होता है दोस्तों, वायरस एक तरीके से देखा जाए तो ना ही ये जीवित होते हैं ना ही ये मृत होते हैं, ये बीच की कड़ी होते हैं। बीच की कड़ी का मतलब ऐसा होता है कि इनको आप किसी एक बर्तन में भर कर बहुत सालों तक भी रख सकते हैं, और जब आपको प्रयोग करना होगा तो किसी पे भी छोड़ के आप प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रयोग का मतलब है सही भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। चीन ने इसका दुरुपयोग किया है तो आज वो खुद भी भुगत रहा है। तो इसी तरीके से होगा क्या कि मान लीजिए इस तंबाकू की पत्तियों में लग गया वायरस, तो सबसे पहले तो क्लोरोफिल को नष्ट कर दिया। अब क्या इस वायरस को नष्ट करने की कोई ऐसी विधि है कि हमारा तंबाकू भी बच जाए और इनको कोई समस्या भी ना हो? तो ऐसी कोई विधि नहीं है दोस्तों। सिर्फ ये है कि जहां जहां ये रोग लगा है इनको इकट्ठा करके जला दो। सोचिए कितना खतरनाक है, यानी जलाना ही पड़ेगा, यानी अपनी फसल भी नष्ट कर लो। तो ये है तंबाकू का मोजेक रोग। ये आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये पत्तियां हरी हुई हुआ करती थी कभी, जैसे इसमें वायरस लगा तो भूरी पड़ गई,
ठीक है, शुद्ध देसी भाषा में टीएमबी। चलिए आगे चलते हैं। पोटैटो मोजेक रोग, ये क्या है? ये रोग पोटैटो वायरस से होता है। इसमें पत्तियों में चितकबरापन और बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं। चितकबरापन, ये पन है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये चितकबरापन दिख रहा है ना, ये दिख रहा है चितकबरापन, इस तरीके से आ जाता है। किसमें? पोटैटो मोजेक वायरस या पोटैटो मोजेक रोग। ये आलू की पत्तियां हैं दोस्तों, याद रखिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। बंकी टापा बनना, यह रोग बनाना वायरस फस्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बनाना वायरस फस्ट के द्वारा, इसका नाम है। इस रोग में पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती हैं। ये आप लोग देखिए, ये इस तरीके से होगा, ये बढ़ेंगी ही नहीं, यहां तक बढ़ेंगी, फिर यहां से इतनी हो जाएंगी, फिर इतनी हो जाएंगी, इस तरीके से निकलती जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये एक जगह पर इकट्ठी हो गई। ये सभी केले में है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए इसका नाम बनाना वायरस फस्ट होता है, यानी कि पेड़ पूरा खिल ही नहीं पाता। अब है एक रंग परिवर्तन, ये भी वायरस के चक्कर में होता है। इसे हरी माहीनता एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में जो पत्तियों का रंग है वो पीला हो जाएगा, सफेद हो जाएगा या मोजेक पैटर्न का हो जाता है। ये देखिए, ये हल्का हल्का आप लोगों को सफेद दिख रहा है, भूरा सा दिख रहा है, इस तरीके का हो जाएगा। और ऐसा लगेगा कि जैसे पत्तियां बगल से छिल गई हों। क्या हो गई हो दोस्तों? छिल गई हों। तो इसको अब मैं मिटा दूंगा दोस्तों, क्योंकि जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो आपको क्लियर पीडीएफ जानी चाहिए, है ना, ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो और याद करने में और ज़्यादा आसानी हो। आते हैं दोस्तों ये प्रश्न, इसीलिए मैंने इस पर शुरुआत में बहुत ज़्यादा गौर किया और काफ़ी सारी इसमें बातें की, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना दोस्तों। इस वीडियो को बनाने में या इस तरीके की वीडियो बनाने में या क्लास लेने में बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। इन सबको एक एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है, फिर जाके इनको लगाना पड़ता है। हालांकि वो एक अलग प्रोसेस है, कुल मिला के ये मान लीजिए कि मेहनत काफ़ी लगती है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आपके काम के हैं, और यदि आपके काम के नहीं हैं तो आप लोग बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके लिए आपके समय से ज़्यादा और कुछ भी कीमती नहीं है। मेरे लिए मेरे समय से ज़्यादा कुछ कीमती नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिसीज, ये क्या है? सबसे पहले ही आता है आलू का सेथिल रोग। कौन सा है? आलू का सेथिल रोग। ये है आलू का सेथिल रोग। इसे हम रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं। सीधा प्रश्न आता है कि रिंग रोग को हम किस नाम से जानते हैं? पहली बात, रिंग रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। रिंग रोग होता किस में है? तो आलू का सेथिल रोग भी इसको कहते हैं, और आलू में ये होता है। होगा क्या? जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। किस पर? जाइलम पर। अच्छा, जाइलम क्या है? आप लोगों को मालूम है कि ये संवहन ऊतक है, दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो ये कह रहे हैं कि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। इस रोग का कारण सियोडोमोनास सोलेनेसीरियम नामक जीवाणु है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि जाइलम पर भूरा रंग बन रहा है, भूरा रिंग बन रहा है। तो जब जाइलम पर भूरा रिंग बनेगा तो संवहन तंत्र ही तो प्रभावित होगा, क्योंकि जाइलम फ्लोएम क्या कहलाते हैं? संवहन ऊतक कहलाते हैं। तो यहां से ये क्लियर हो गया। अब इन चित्रों के माध्यम से आप फिल्म अपने दिमाग में बना लें। एक चित्र बना लें कि ये देखा जाए तो ये देखिए, गोल गोल बना हुआ है, यहां भी देखेंगे तो ये ज्यादा हो गया, ये पहले कम मात्रा में खराब था, अब ज्यादा मात्रा में खराब हो गया। यही होता है आलू का सेथिल रोग। अब आता है ब्लैक आर्म काटन। इस रोग का कारक जैंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्तियों पर छोटी सी जलाद्र संरचना बन जाती है। जलाद्र का मतलब होता है जल को ओढ़े हुए एक संरचना। तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये जलाद्र संरचना है। ये देखिए, ये क्या है? जलाद्र संरचना। यदि मैं यहां पर आकर इसको बड़ा बना दूं, बड़ा ऐसा मेरा मतलब थोड़ा इसको जूम कर दूं, तो क्या होगा भैया? मैंने ऐसा बनाया तो इस तरीके से जल भरी हुई एक रचना बन जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कई पत्तियों में, अगर आप लोग छोटे होंगे तब आप लोग जब कभी किसी पेड़ के पास चले गए, कभी कहीं चले गए, तब हम देखते हैं कि कभी कभार पत्तियों में छोटी सी जलाद्र संरचना बन जाती है। ये दरअसल ब्लैक आर्म काटन ही होता है। इस रोग का कारक क्या है? जैंथोमोनस नामक जीवाणु। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। धान का अंगमारी रोग, बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, लिख देता हूं, बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या होता है? जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। इसकी जीवाणु का नाम याद रखें। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतहों पर पीला स्पॉट दिखाई देने लगता है। पीला स्पॉट यानी पीला धब्बा यानी येलो स्पॉट। ये देखिए ध्यान से, ये पूरी एक पत्ती है दोस्तों धान की, और ये जो बीच में आप देखेंगे ना, ये बीच में, ये जो बीच में आप देख रहे हैं, यही पीला स्पॉट दिखाई देने लगता है। अब मैं मिटाऊंगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए, देखिएगा,
ये देखिए दिखा पीला स्पॉट, क्लियर हो गया। चलिए अब इनको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ मेरे को देनी पड़ेगी। चलिए क्लियर, यहाँ तक आप लोग समझ जाइएगा। पीडीएफ दोस्तों अगर देखा जाए तो वो वाली आप लोग हमेशा मांग कर किया करिए जिसमें अपन ने हल कर दिया हो, वो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम की होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग एक बार क्लास देख लेंगे, फिर पीडीएफ को भी समझ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, फिर एक बार क्लास देख लेंगे, फिर पीडीएफ को देख लेंगे, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग कहते हैं कि भैया खाली हमको पीडीएफ दे दें, ये चेक करी वाली पीडीएफ ना दें, तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए मैंने चेक करी वाली नहीं दी, आपके लिए खाली भी दे दी, तो मेरे इसमें कोई जाने वाला नहीं है, मैं तो वैसे भी दे दूंगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप फिर उन चीज़ों को नहीं पकड़ पाएंगे। हमारा जो दिमाग है ना, जिस प्रकार से एक तरीके से जो लैंग्वेजें काम करती है ना, उसी प्रकार से हमारा दिमाग भी काम करता है। लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि जिस प्रकार से आपने कंप्यूटर के एल्गोरिदम को देखा होगा, उसी तरीके से हमारे दिमाग का एल्गोरिदम है। रस्सी जिस जगह पर जाती है, जब बार बार वहीं पर जाती है तो निशान छोड़ जाती है। तो उस जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं उसी तरीके से यदि आप देख रहे हैं और उसी को आपने उसी तरीके से फिर से देखा तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है बजाय इसके। अब उदाहरण से आप लोग समझिए, मान लीजिए एक किताब आपने देखी, आपने लूसेंट उठा ली, और एक किताब आपने कोई दूसरी उठा ली। अब लूसेंट को आपने कई बार पढ़ लिया तो लूसेंट आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, जबकि दूसरी किताब में कितना भी सरल लिखा हो, यदि आपने उसको एक या दो बार पढ़ा है तो आप लूसेंट के मुकाबले वो आपको इतनी अच्छे से याद नहीं होगी। तो होता क्या है, जिस चीज को हमारा दिमाग एक बार देख लेगा, उसी कंडीशन में वो दूसरी बार देख लेगा, फिर उसी कंडीशन में तीसरी बार, तो वो चीजें याद होने लगती हैं। ठीक है, इस वाले बात को आप लोग हमेशा समझ लीजिएगा और इसको हमेशा फॉलो करके रखिएगा। मैं एक बात और बता दूं आपको, आजकल क्या, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, भारत में तो अब चल रहा है, रिकॉर्डिंग करके पढ़ाई करना। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। यदि आप रिकॉर्डिंग करके खुद की आवाज़ को सुनते हैं दोस्तों, आपने रिकॉर्ड कर लिया और खुद की आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आप एक बार अपनी आवाज़ को सुनेंगे, दूसरी बार भी उसी अंदाज में सुनेंगे, तीसरी बार भी उसी अंदाज में सुनेंगे, तो निश्चित तौर पर वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। साइट्रस कैंकर, इस रोग का कारक जैंथोमोनास जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति कहां पर हुई थी? तो चीन में हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों? चीन में हुई थी। ये पूछा जाता है कि किस रोग की उत्पत्ति चीन में हुई थी, सीधा सीधा ऑप्शन आ जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, साइट्रस कैंकर, जैंथोमोनास जीवाणु। दरअसल होगा क्या कि नींबू की पत्तियां, शाखाएं एवं फल सभी इससे प्रभावित हो जाते हैं। खासतौर पर यह नींबू में ही होता है। ये देखिए, इस तरीके के नींबू आप लोगों ने देखे होंगे, मार्केट आप कभी गए होंगे दोस्तों, तो मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभार 10 के 4 चलने वाले नींबू कोई कोई 10 के 8 भी दे देता है आपको, और आप खुशी खुशी घर ले आते हैं। आप देखते हैं कि यार इनमें रस तो है ही, ये काले धब्बे बने हैं तो बने रहने दो, क्या दिक्कत है। ये दरअसल इनमें जीवाणु जनित रोग हो गया है, साइट्रस कैंकर। अब आप जब कभी लेने जाएं तो 10 के 4 वाले नींबू ही लीजिएगा, 8 नींबू ऐसे दाग वाले मत लीजिएगा। ये एक रोग है दोस्तों इनमें। ठीक है, चलिए, गेहूं का टुंडू रोग। इस रोग का कारण कोरिना बैक्टीरियम ट्रिटिकी नामक जीवाणु है। क्या है? कोरिना बैक्टीरियम ट्रिटिकी। आप सिर्फ ट्रिटिकी को ही याद रखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। यदि आप गेहूं के रासायनिक नाम को देखेंगे तो उससे मिलता जुलता ट्रिटिकी है। अब मैंने इतना बता दिया है, कमेंट में बताइएगा कि गेहूं का रासायनिक नाम क्या है। तो ट्रिटिकी से गेहूं भी याद हो जाएगा और रासायनिक नाम भी याद हो जाएगा। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मर जाता है। ये देखिए, ये जो पत्ती है, इनके ये जो नीचे का भाग ये मुरझा गया, ये हल्की हल्की टूटने लगी, ये वाली तो पूरी ही टूट गई, ये एकदम से ऐसी हो गई। तो जब नीचे का भाग मुरझा जाएगा तो ऊपर पूरी तरीके से पोषण तत्व तो नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो उतने अच्छे दाने नहीं हो पाएंगे, यानी अनाज उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। करनाल बंट भी गेहूं की एक बीमारी है। करनाल बंट भी गेहूं की एक बीमारी है। एक बीमारी ये है, इसको भी आप लोग याद रख लें, सीधा सीधा आ जाता है, ज्यादा तो नहीं आया है, एक या दो बार ही आया गया है, बाकी ये बार बार आते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। तो तांबा की कमी से उत्पन्न रोग कौन कौन सा है? नींबू में डाइबैक और नींबू में लिटिल लीफ, दो होते हैं, डाइबैक और लिटिल लीफ, ये तांबा की कमी से उत्पन्न रोग है। अब बात तत्वों की आ रही है, तो तत्व आएंगे कि नहीं आएंगे? तत्व क्या होते हैं? बोरोन होगा, कैल्शियम होगा, तांबा होगा, जस्ता होगा, मैग्नीज होगा, यही सब तत्व होते हैं, है ना। तो ये देखिए आप, डाइबैक ये हल्का सा यहाँ पर बना हुआ है ना, ये नींबू के ऊपर, यही डाइबैक कहलाता है। क्लियर है? तो इस तरीके का जो रोग होगा वो तांबे की कमी से हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोरोन की कमी से होने वाले रोग, इस वाले रोग को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में दें। फूल गोभी में ब्राउनिंग, आंवले में निक्रोसिस और चुकंदर में हटरट। तो अब आप देखें, फूल गोभी में ब्राउनिंग, कभी आपने ऐसी फूल गोभी देखी है? ये तो बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन कभी कभार फूल गोभी हमने देखी है कि व्हाइट ना होकर हल्की हल्की ब्राउन भी होती है, जैसी ये है, ये कुल मिला के ज्यादा खराब हो गई है।
तो हल्की हल्की ब्राउन भी होती है, फिर भी हम उसको ले लेते हैं। हम क्यों ले लेते हैं उसको? हम सोचते हैं यार ठीक है 5 रुपए किलो कम की है तो यार इसी को ले लिया जाए, ले लेते हैं ना। तो अब मत लीजिएगा, वो दरअसल उसमें बोरोन की कमी से रोग हो चुका है। कौन सा? ब्राउनिंग रोग। क्लियर? आंवले में निक्रोसिस और चुकंदर में हटरट। अब आप चुकंदर को देखिए, ये जो चुकंदर है दोस्तों, तो ये कैसा मुरझाया हुआ जैसा लग रहा है। अब इसको अगर आप उठाएंगे इसी वाले चुकंदर को, तो आप जैसे ही इसको दबाएंगे तो ये हल्का सा पिलपिला सा दिखने लगेगा। यही होता है चुकंदर में हटरट। क्लियर? इसको याद रखिएगा। नॉर्मल जो चुकंदर होता है वो दबाने से दबता नहीं है, ठीक है, आलू के समान टाइट रहता है, लेकिन इसमें ये दबने लगेगा। तो ये होता है चुकंदर में हटरट। चलिए आगे चलते हैं। मैग्नीज की कमी से रोग, ये क्या क्या होते हैं? तो मटर में मार्श रोग होगा और सलजम में वाटर कोर। तो याद रखिए दोस्तों, इसको याद करने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर एक ट्रिक को फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। माँ से मैग्नीज, माँ से मटर और माँ से मार्श रोग, माँ से मार्श रोग, तो ये आपको याद हो जाएगा। और सलजम में वाटर कोर, इसको भी याद रखिएगा। मटर कैसी हो जाती है ये देखिए, ऐसी मटर आपने देखी है कभी? आप कहेंगे सर हमने भूंजा है मटर को तो मटर ऐसी हो जाती है। वो अलग है भूंजने वाली भाई, वो भूंजी हुई मटर अलग है। मैंने भी बहुत सारी खाई हुई है, भूंज के ही खाते रहते हैं। जब मटर आ जाती है सीधे भी खाते जाते हैं। ये वाला जो है ये रोग को दिखा रहा है, ये मैग्नीज की कमी से होने वाला रोग है। इनके अंदर के दानों को देखेंगे तो दाने भी इसी तरीके के काले हो गए हैं। तो ये क्या है? मैग्नीज की कमी से रोग। इसी प्रकार से सलजम सलजम में वाटर कोर होता क्या है? ये देखिए आपने यहाँ ये जितने 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 को निकाल दिया है, इसने अपने आप में एक कलर को बदल लिया है। तो यही होता है सलजम में वाटर कोर। आगे चलते हैं। जस्ता की कमी से रोग, तो ये क्या होगा? बैगन में लिटिल लीफ और धान में खैरा रोग। तो यहाँ पर बैगन में लिटिल लीफ वाली पिक्चर जो है वो तो नहीं है, लेकिन धान में खैरा रोग वाली है दोस्तों। तो याद रखिए इस प्रकार का। ये जो इसकी पत्तियां हैं वो कैसी हो गई हैं दोस्तों? धान में खैरा रोग। अभी हमने धान में एक और देखा था, वो क्या था? धान में हमने एक और देखा था, वो कौन सा था? चलिए अपन पीछे देख लेते हैं, यहां से दोहरा भी लेंगे। ये था धान का अंगमारी रोग। तो याद रखिएगा, धान का अंगमारी रोग जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग। अंग मतलब उसके अंग में समस्या आ गई। अंग क्या है? पत्ती। पत्ती का जो सीधा सीधा अंग है वो पीला पीला सा पड़ने लगा। ठीक है, ये यहां से याद हुआ। चलिए फिर से इस पे आ जाते हैं। यहां पर क्या है? धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से हो रहा है। तो ये अगर आप लोग देखेंगे तो ये धीरे धीरे देखिए हल्का हल्का सा लाल सा लग गया। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसको छील दिया और इसके अंदर खून टाइप का निकल रहा हो, इस तरीके से हो रहा हो, या रक्त के थक्के टाइप की जम गए हो। तो ये दरअसल जस्ता की कमी से होता है, तो इसको याद रखिएगा। भंडारण में O2 की कमी से होने वाला रोग, आलू का ब्लैक हट रोग। आलू का ब्लैक हट रोग, ये देखिए इस तरीके के आलू आप लोगों ने अपने घर में भी देखे होंगे दोस्तों। अब आप कहेंगे सर घर में तो नहीं देखे हैं। चलिए अब आप लोगों को याद आएगा। कभी आप लोगों ने अपने घर को छोड़ा होगा जब भी आप लोगों ने अपने घर को छोड़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि आलू रखे हुए हैं। जब आप कुछ समय के बाद आते हैं और यदि आलू वो ढके रहे तो उनमें ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाती है। फिर जब आप कभी उनको काटते हैं, नहीं भी काटते हैं, तो ऊपर आप लोग देखते हैं कि ये हल्का हल्का काला सा बन जाता है। यही आलू का ब्लैक हट रोग कहलाता है। ये भंडारण में O2 की कमी से होने वाला रोग है, इस बात को जान गए। दूसरी बात, जब आलू का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और भंडारण किया जाता है तो वहां पर O2 की बहुत गजब की व्यवस्था की जाती है दोस्तों। साथ साथ एक अच्छे तापमान की व्यवस्था की जाती है जो कि आलू के अनुकूल होता है। यदि ऐसा नहीं है तो आलू खराब हो जाता है, फसल नष्ट हो जाती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये आप लोगों ने देखा गाजर, ऐसी गाजर कभी आपने देखी है? ये गाजर वो है जब घर पे नॉर्मल गाजर रखी रहती है, कुछ समय के बाद उनकी हालत ऐसी होने लगती है। तो ये भी एक तरीके का रोग है दोस्तों। ये गाजर में कैल्शियम की वजह से हो जाता है। यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं लिखे देता हूँ। गाजर में गाजर में कैल्शियम की वजह से, ठीक है, कैल्शियम की वजह से मेरा मतलब कमी है, नहीं तो आप शब्दों को पकड़ लें, भावनाओं को समझा करिए। चलिए कमी से, ठीक है, आगे चलते हैं। अब वनस्पति शास्त्र के परीक्षा उपयोगी तथ्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। बार बार पूछे जाते हैं, याद नहीं हो पाते हैं, कुछ याद हो जाते हैं, कुछ बार बार भूल जाते हैं। अब याद हो जाएंगे। चलिए, फूल की कली से हम किसको प्राप्त करते हैं? कितना प्यारा प्रश्न है। लौंग को। फूल की जो कली है ना उससे हम लौंग को प्राप्त करते हैं। लौंग क्या है? लौंग एक दरअसल देखा जाए तो मसाला है। दक्षिण भारत में बहुत मात्रा में होता है, होता तो अगर देखा जाए तो भारत भर में सभी जगह है, ज्यादा मात्रा में दक्षिण भारत में होता है। लौंग फूल की कली से हमको प्राप्त होता है। सीधा सीधा प्रश्न आता है, ये देखिए इस तरीके का लौंग का फूल होता है दोस्तों, कितना प्यारा है देखिए।
लेकिन फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, जब इसको सुखा देते हैं तो सूखने के बाद बेचारा इस तरीके से हो जाता है। ये ऊपर रखे हुए लौंग, क्लियर। 1-2 लौंग दिन भर में खा लेना चाहिए, अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। अब देखिए दूसरा है कि किस पुष्प का वर्तिकाग्रभाग मसाले के काम आता है। प्रश्न देखिए कितना घुमाया गया है। किस पुष्प का वर्तिकाग्रभाग मसाले के काम आता है? तो दोस्तों केसर का, याद रखिएगा। किसका? केसर का। याद रखिए जब ऐसे बनाए थे, ये बनाए थे ना, ये नीचे अंडाशय था, ये वर्तिका थी, ये वर्तिकाग्र था, ये पुंकेसर थे ना, तो ये वाला भाग केसर का काम में आता है। और याद रखिए दोस्तों बहुत महंगा होता है, क्लियर। ये है केसर, ये जो ऊपर वाले भाग दिख रहे हैं ना, ये वाली, ये यही होता है इनका वर्तिकाग्र भाग। तो केसर इसी के काम आता है, क्लियर। केसर की यदि प्रकृति की अपन चर्चा कर लें तो केसर दोस्तों गर्म होता है। दूसरी बात, अगर ओरिजिनल केसर चाहिए तो 2.5 से 3 लाख रुपए किलो में मिलता है। ये सिर्फ भारत में अगर देखा जाए, या तो ईरान में होता है या फिर भारत में जम्मू कश्मीर में भी कुछ गिने चुनी ऐसी जगह है वहां पर होता है, क्योंकि इसके अनुकूल जो मौसम है ना, वो पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर और कहीं भी नहीं है। इसका बहुत ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो दुर्व्यापार भी होता है, नकली बनाकर, है ना। नकली केसर ज्यादा मार्केट में मिलता है। दूसरी बात, इसको ना, इसके लिए कोई विशेष मशीन भी नहीं आती, इसके लिए आदमी ही लगते हैं, और ऐसे आदमी लगते हैं जो काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो। मान लीजिए कोई एक फूल है, तो फूल में से वो इतने अच्छे से इनको वर्तिकाग्र को, पुंकेसर को निकालते हैं कि वो कहीं ना कहीं खराब ना हो जाए। तो इसके लिए विशेष आदमी चाहिए, और वही आदमी चाहिए जो बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं। तो उन्हीं के घर वाले भी उसी में काम करते हैं, इसमें कोई बाहर का आदमी भी काम नहीं कर सकता, मशीनों से इसमें काम होता नहीं है, टोटल हाथ का काम है। इसीलिए ये महंगा भी होता है। और दूसरी बात, कहीं और उगता नहीं है, या तो ईरान में उगेगा या फिर जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे चलते हैं। हेरोइन किससे प्राप्त की जाती है? हेरोइन किससे प्राप्त की जाती है? हेरोइन फिल्म वाली हीरोइन नहीं है भाई, ये की जाती है अफीम पोस्ता से। किससे? अफीम पोस्ता से। अफीम का जो पेड़ होता है उसी से प्राप्त की जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी में हल्का सा कट लगा दिया जाता है। जब कट लगा देते हैं, और कट कब लगाते हैं? ये कट लगाते हैं सुबह, सुबह के समय 4-4 बजे के आसपास लगाएंगे, तो 2-3 घंटे में इससे दूध जैसा पदार्थ निकलता है। इसी दूध जैसे पदार्थ को चाकू से खरोंच लिया जाता है। खरोंच लेने के बाद इसी के माध्यम से हेरोइन बनाई जाती है। उसको हम बोलते हैं अफीम, जो खरोंचा गया है उसको अफीम बोलते हैं। फिर इसी से बहुत सारे पदार्थ बनते हैं जो कि नशीले होते हैं, और इनका अगर सही उपयोग देखा जाए तो दवाइयों में आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार अफीम की खेती कर लो, पैसा ही पैसा आएगा। लेकिन भाई अफीम की खेती हर कोई नहीं कर पाता, उसके लिए विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होती है। और आपको बता दूं, ये लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग पहले से उस जगह पर खेती कर रहे होते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में मंदसौर में अफीम की खेती होती है, तो ये लाइसेंस बार बार उन्हीं लोगों को रिन्यू कर दिया जाता है जो लोग कर रहे हैं। और जिन लोगों ने करने की कोशिश की है कि चलो भाई हम चुपचाप से अफीम उगा लें और ऐसा काम कर लें, तो पकड़े जाते हैं, जेल भी चले जाते हैं। तो ऐसा ना करिएगा। आगे चलते हैं, चलिए। किस जलीय फर्न को जैव उर्वरक के उपयोग के रूप में उपयोग किया जाता है? जलीय फर्न को जैव उर्वरक के रूप में, तो एजोला। किसको? एजोला। यह सबसे छोटे टेरिडोफाइटा भी है। क्या है? एजोला। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? इससे प्रश्न बहुत आते हैं दोस्तों। समझिए जीवित जीवाश्म क्या है, इसको मैं अपनी भाषा में आप लोगों को समझा देता हूं। वैसे जीव जो आज से लाखों वर्ष पूर्व थे, उसी अवस्था में थे और आज भी उसी अवस्था में है, इनको जीवित जीवाश्म कहते हैं। कारण यह है कि जीवाश्म किसको कहा जाता है? ऐसे जीव जो बहुत पहले किन्हीं चट्टानों में, दरारों में या मिट्टी में परिलक्षित हो चुके, आज हम खुदाई करते हैं तो हमको मिल जाते हैं, वो जीवाश्म है। लेकिन वो मर गए, इसीलिए उनको जीवों के अंश यानी जीवाश्म कहा गया। शब्द यहाँ लगा दिया उन्होंने जीवित जीवाश्म। तो जीवित जीवाश्म का सीधा सा मतलब हो जाता है कि भैया वो जीवित है, यानी कि वो जिस कंडीशन में बहुत पहले थे आज भी उसी कंडीशन में है। तो ये जीवित जीवाश्म हमें किस चीज का परिचय देता है, ये क्यों है इतने ज्यादा महत्वपूर्ण? ये बताता है कि जैव विकास कैसे हुआ है। अब ये कैसे बताता है? क्योंकि ये जीव तो वैसे ही रहे, तो जब हम इनकी तुलना दूसरे जीवों से करते हैं तो हमको समझ में आता है कि यार इनमें परिवर्तन इस तरीके से नहीं हुआ, इनमें परिवर्तन हुआ। तो वो पूरे एक अध्ययन के अनुसार निकल के आता है। ये मैंने आपको जो नॉर्मल इसकी परिभाषा बता दी। अब आप इसको देखिए। वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी भी प्रकार के प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। जीवित जीवाश्म का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। सीधा प्रश्न आता है कि जीवित जीवाश्म का पाया जाना क्या प्रमाणित करता है? क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ये है जीवित जीवाश्म। सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया। ये शुरुआत में ही अपन ने इस वाली लाइन को क्लियर किया था कि सबसे पहले जो जीवित जो जीवाश्म है तो कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। सबसे पहले यदि जीवों की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया ही आए थे। फर्न का नाम आता है।
रेड पांडा का नाम आता है, कोआला का नाम आता है, लेरोमोट बिल्ली का नाम आता है, सीला कैंथ का नाम आता है और जिंकोगा वृक्ष। कौन सा? जिंकोगा वृक्ष। क्लियर? जिंकोगा वृक्ष को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कोनेन किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है? व्यापम का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार पूछेगा। अब तो खैर ईएसबी हो गया है वो, लेकिन वो क्या है, व्यापम ही नाम याद आता है बार बार, है ना। तो कुनेन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो सिनकोना से। क्लियर? 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? बार बार नाम सुना होगा। खरपतवार नाशी आता है। क्या है? खरपतवार नाशी। आप लोग के पास और खरपतवार नाशी हो तो एक आध खरपतवार नाशी यदि आप लोगों को याद हो तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। कीटनाशक यार, उन्हीं को खरपतवार नाशी बोलते हैं। क्लियर? ये जो बना हुआ है यही है 2,4-D, इसको 2,4-D बोलते हैं। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जलीय पादप कौन सा है? तो जलहाया सिंध। कौन सा है? जलहाया सिंध। इसको पश्चिम बंगाल में एक तरीके से भयानक रूप में भी जाना जाता है। ये जलकुंभी के टाइप का होता है और पूरे के पूरे तालाब को इतनी जल्दी घेर लेता है, इतनी जल्दी घेर लेता है कि उनकी अन्य फसलें नष्ट होने लगती हैं, जैसे कि सिंगाड़े की फसल या अन्य भी चीजें। तो ये लोग जल्दी जल्दी उसको जानबूझ के, कई मतलब कई टाइप का होता है, ऊपर पूरा बिछा लेता है, ये पूरी घास घास जैसी हो जाती है, तो जल्दी जल्दी हटाने का प्रयास करते हैं। इसको बोलते हैं जलहाया सिंध। चलिए आगे चलते हैं। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा है? तो यूकेलिप्टस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सीधा आता है। सबसे बड़ा आवृतबीजी यूकेलिप्टस, ये है लंबे लंबे यूकेलिप्टस। 5 से 6 साल में ये पैसा दे देते हैं दोस्तों। इनको आप लोग जरूर उगाइए, है ना। और काफी अच्छी फसल होती है। सक्सेस हो गया तो आपके लिए ये समझ के चलिए कि आपने अगर 1-2 बीघे में भी लगा दिया, इसके लिए मान लीजिए 5 बीघे में आपने लगा दिया, आपके पास जमीन है, तो ये आपके लिए 5 से 6 साल बाद 60 लाख रुपए के आसपास देके जाएगा, ये तय है। और ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। बस ये सक्सेस जो है, सक्सेस का मतलब है कि पेड़ों में कोई समस्या नहीं आए। ठीक है। 1-2 साल तक इनकी देखरेख करनी पड़ती है, फिर ये अपने आप बढ़ने लगते हैं। संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर सिकोया। यह एक नग्नबीजी है, सिकोया, जिसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे ही कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। इसको तो अपन दूसरे या तीसरी बार पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ये आपको याद आ गया होगा। अब चित्र को और देख लीजिए, ये देखिए सब छोटे छोटे पेड़ हैं, उनके सामने ये कितना बड़ा पेड़ है, यही है वो सिकोया का पेड़। याद रखिएगा ये नग्नबीजी है। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? सबसे बड़ा आवृतबीजी ऊपर देखा, अब सबसे छोटा कौन सा है? तो लेमना। यह जलीय आवृतबीजी है जो भारत में काफी पाया जाता है। क्लियर? लेमना याद रखिएगा। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है? अब देखिए दोस्तों, विक्टोरिया रीजिया। यह भारत के बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। इसका नाम क्या है? विक्टोरिया रीजिया। वी से विक्ट्री याद रखेंगे, और विक्ट्री का मतलब जीत हो गई, विजय है। विजय कौन होंगे? जो बड़े होंगे, तो बड़े से आप लोग वी भी याद रखिएगा। यह भारत के बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है, इसको याद रखिए। ये यदि आप लोग देखें तो देखिए ये आदमी कितना छोटा सा है और इतनी बड़ी इसकी ये पूरी की पूरी एक पत्ती है। क्लियर? तो याद रखिए। सबसे बड़ा बीज किस पौधे का होता है? तो कोकोडीमर प्रजाति, लोडोसिया मालडिविका, ये उसका पूरा नाम है। कोकोडीमर प्रजाति कौन सी है? लोडोसिया मालडिविका। ये देखिए ये बालक है, इतना बड़ा बीज लिए हुए, ऐसा बीज देखा है आपने कभी? अब आप लोगों को याद रहेगा कि नहीं आएगा? नाम ही देख लीजिए कितना तगड़ा है, लोडोसिया। लोडोसिया, लुढ़का नहीं सकते, मालडिविका। क्लियर? तो याद रखिएगा इसके नाम को। चलिए आगे चलते हैं। मैं इसलिए ऐसी ऐसी चीजें बताता रहता हूं, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ आप लोगों को याद कराने के लिए होता है, आपके दिमाग में फिल्म चलाने के लिए होता है बस। सबसे छोटे बीज किस पौधे के होते हैं? तो आर्किड के। किसके? आर्किड के। ये देखिए कितने छोटे छोटे बीज हैं। ये बीज एक नहीं है दोस्तों, इसी में 100 बीज हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो जब इन दोनों को निकाला तो ये 100 बीज हो गए। तो आर्किड क्या है? आर्किड। आप ऐसा आर बनाइए, आर से याद रखिएगा, और आर के ही अंदर बिल्कुल एकदम छोटे 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 बीज बना दीजिए। 3-4 बार इसी तरीके से लिखिए तो आपको आर्किड याद आ जाएगा। आर से ये याद कर लेंगे, और किड नॉर्मल जो बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इसी के अंदर एकदम छोटे छोटे से, तो बीज याद आ जाएगा। चलें आगे। चलिए, सबसे छोटा पुष्प किसका होता है? ये तो आप लोगों को रटा हुआ होगा, बुल्फिया। इसका व्यास दोस्तों 0.1 मिलीलीटर होता है। ये देखिए कितना छोटा सा है, तो 0.1 मिलीलीटर। क्लियर? सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? रेफलेसिया और नोल्डाई। रेफलेसिया नोल्डाई, रेफनेसिया रेफलेसिया और नोल्डाई। क्लियर? इसका व्यास 1 मीटर, भार 8 किलोग्राम तक हो सकता है। ये 8 किलोग्राम से ज्यादा भी होता है दोस्तों। यह वाइटिस की जड़ पर परजीवी है।
अब आप समझिए दोस्तों ध्यान से, परजीवी का मतलब क्या होता है। परजीवी, क्योंकि इससे बाद वाला क्वेश्चन भी परजीवी से संबंधित है। परजीवी का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि दूसरों के खाने पर जिंदा रहना, खुद कुछ नहीं बनाना, आराम से चले जाना, सामने वाले को परेशान करना, उसको भी पूरा का पूरा निचोड़ लेना। ठीक है, यही होता है परजीवी। देसी भाषा बता दी मैंने। और परजीवी का मतलब होता है कि जो स्वयं अपना भोजन ना बनाकर दूसरों पर आश्रित रहते हैं, टोटल पूरी तरीके से। तो ये आप देखेंगे ना, रेफ्लिसिया और नोल्डाई, तो ये क्या करता है, बाइटिस की जड़, ये जहां भी होगा आप लोग इसकी फोटो को सर्च करेंगे तो ये किसी ना किसी जड़ पर ही पाया जाता है। क्लियर, इसको याद रखिए। तो उसकी जड़ पर ये बैठ जाएगा और आराम से उसको खाता रहेगा, अपना पोषण करता रहेगा। सबसे छोटा आवृत्त बीजी परजीवी कौन सा है? तो आर्सीथोबियम। आर्सीथोबियम यह एक द्विबीजी पत्र है जो नग्न बीजी के तने पर पूर्ण परजीवी है। अब ये देखिए, द्विबीजी पत्र है जो नग्न बीजी के तने पर, नग्न बीजी जहां भी देखेंगे तो उनके तनों पर इस तरीके से ये बैठ जाते हैं। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, येलो येलो, यही है आर्सीथोबियम। ये इस तरीके से बैठ जाते हैं और ये दूसरा पेड़ है, और इसी पेड़ को धीरे धीरे इसी के भोजन को खाने लगते हैं। सबसे बड़ा नर युग्मक बीजांड जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? अब देखिए, यहां से ये 3 प्रश्न हैं दोस्तों। सबसे बड़े नर युग्मक, ये हो गया पहला प्रश्न। सबसे बड़ा बीजांड, ये दूसरा प्रश्न। और जीवित जीवाश्म, ये तीनों का आंसर एक ही है जिसका नाम है साइकस। यह एक नग्न बीजी पादप है। ये इसका चित्र है, इस चित्र को अच्छे से देख लें दोस्तों, ये बहुत बड़ा होता है, याद रखिएगा। तो इसी को हम बोलते हैं सबसे बड़ा नरयुग्मक, सबसे बड़ा बीजांड, जीवित जीवाश्म, साइकस। इसी साइकस को हम सागोपाम भी कहते हैं, क्योंकि इसी से साबूदाना बनता है, जो पास में खाते हैं ना, उसी, तो याद रखिएगा उसी को, उसी से साबूदाना बनता है। अब आता है सबसे छोटे गुणसूत्र किसके होते हैं? तो शैवालों के। शैवाल जैसे ही सामने आए तो दिमाग में आ जाना चाहिए भैया काई। तो ये देखिए, ये काई लगी हुई है, ये पत्थरों पर हल्की हल्की काई लगी हुई है, तो ये सभी शैवाल हैं। सबसे छोटे गुणसूत्र इन्हीं के होते हैं पादप जगत में। सबसे लंबे गुणसूत्र किसके होते हैं? तो ट्राइलियम के होते हैं। किसके होते हैं? ट्राइलियम के होते हैं। चलिए, सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? अब सबसे ज्यादा संख्या में सबसे ज्यादा वाला कौन सा है? तो ऑफियोग्लोसम फर्न, 1266 गुणसूत्र है। कितने? 1266 गुणसूत्र हैं। और जीवों में यदि गुणसूत्र देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसके होते हैं दोस्तों? अभी अपन लोगों ने चर्चा की थी एक दिन, बताइए किसके होते हैं सबसे ज्यादा, यदि हम गुणों की बात करेंगे तो, सॉरी गुणसूत्रों की बात करेंगे। चलिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, है ना। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप कौन सा है? तो हैप्लोपोपस ग्रेसिलिस। हैप्लोपोपस ग्रेसिलिस। सबसे छोटा नग्न बीजी पादप कौन सा है? तो जेमिया पिग्मिया। सबसे छोटा नग्न बीजी पादप कौन सा है? तो जेमिया पिग्मिया। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? ये प्रश्न आप लोगों ने बायो में काफी पढ़ रखा होगा। तो माइकोप्लाज्मा गैलिस सिप्टिक्वा। माइकोप्लाज्मा गैलिप सिप्टिक्वा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कॉफी देने वाला पौधा इनमें से कौन सा है? तो कॉफिया अरेबिका। क्या है? कॉफिया अरेबिका। ठीक है, ये थोड़ा सा नाम दब गया है इस पिक्चर के चक्कर में, बाकी मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। कॉफी देने वाला पौधा कौन सा है? तो कॉफिया अरेबिका। दोनों में कंफ्यूजन मत होना। इसमें क्या होती है? तो कैफीन होती है। कैफीन क्या होता है? एक तरीके से उत्तेजना पैदा करने वाला एक पदार्थ होता है। ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो भाई उत्तेजना नशे में बदल जाती है ना। बाकी इसमें होती क्या है? कैफीन होती है। कोको देने वाला पौधा कौन सा है? कोको, तो ये है थियोब्रोमा कैकओ। थियोब्रोमा कैकओ। इसमें थियोब्रोमिन भी होगी, साथ साथ में कैफीन भी होगी, इस चीज को याद रखिएगा। प्रश्न आता है कि थियोब्रोमिन किस में पाई जाती है? तो कॉफी देने वाले पौधे में, कोको देने वाले पौधे में, तो आदमी कॉफी लगा देता है, कॉफी को ज्यादा पढ़ रखा है उसने। तो क्या है आंसर? कोको देने वाले पौधे में। और कैफीन मुख्यतः किस में होती है? तो कॉफी देने वाले पौधे में। कैफीन और थियोब्रोमिन दोनों किस में होती हैं? तो कोको देने वाले पौधे में। क्लियर। अफीम देने वाले पौधा कौन सा होता है? तो ये अफीम अपन ने इसको एक बार पढ़ लिया था, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक नाम था उसको अपन ने नहीं पढ़ा था, तो हम वैज्ञानिक नाम देखते हैं। पेपावर सोमेनिफेरम। पेपावर सोमेनिफेरम, यही होता है अफीम। इसमें क्या होती है? मोपीन। और इन्हीं मोपीन के माध्यम से, मोपीन को ही इंग्लिश में अफीम कहते हैं, एक तरीके से देखा जाए अफीम ही मोपीन है, हिंदी में अफीम कह दिया, फिर उसको मोपीन कह दिया। इसी से हेरोइन बनाई जाती है, ड्रग्स वगैरह जो होते हैं ना, ये सब इसी से बनाए जाते हैं। लेकिन इनका सदुपयोग दवाइयों के रूप में होता है और दुरुपयोग नशे पत्ते के रूप में होता है। चलिए दोस्तों, आज की ये जो अपनी क्लास थी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों को ये सब चीजें याद हुई या नहीं हुई? मान लीजिए याद नहीं हुई हो, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गई होंगी और मजा भी आया होगा। लेकिन यदि याद नहीं हुई हो तो एक दो बार देख लेंगे तो ये पिक्चर सीधी आपके दिमाग में
अंदर चली जाएगी। और पिक्चर एक बार अंदर चली गई दोस्तों तो पूरा खेल हो गया, है ना। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को अपन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अब जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी दोस्तों, वो होगी मुख्यतः पारिस्थितिकीय तंत्र पर। किस पर होगी? पारिस्थितिकीय तंत्र पर। फिर प्रदूषण पर चर्चा करेंगे और सीधे मानव शरीर पर आ जाएंगे।